नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। बीते कुछ दिनों से बदले मौसम की मिजाज के चलते किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां आम लोगों के जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयां सामने आ रही हैं, वहीं किसानों की आंखें नम हो गई हैं। जी हां, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाओं की वजह से फसलें खराब हो रही हैं और कई किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता ये है कि क्या किसानों के हिस्से में बस ये बेबसी है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है संरक्षित खेती। कैसे हमारे किसान संरक्षित खेती करके अपनी फसलों को बचा सकते हैं और बाजार में अच्छा भाव भी ले सकते हैं, इससे जुड़े तमाम एंगल्स पर आज हम विचार विमर्श में बात करेंगे और जानेंगे क्यों लगातार संरक्षित खेती लोकप्रिय हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विचार विमर्श की। और सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे करवाते हैं आपका परिचय। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए मुर्तजा हसन जी हैं, जो कि हमें बताएंगे कि कैसे संरक्षित खेती आज के समय की मांग है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं पूसा नई दिल्ली में। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं दया किशन जी, जो कि प्रगतिशील किसान हैं और एक FPO भी चलाते हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आप लंबे समय से इस तरह की खेती कर रहे हैं और इसमें अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। हमारे साथ विकास खिची जी हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, युवा किसान हैं। इन्होंने भी खेती अपनाई है और संरक्षित खेती में भी इन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। आपका भी बहुत स्वागत है विकास जी। और शिवेंद्र सिंह है, जो कि एक उद्यमी है और किस तरीके से संरक्षित खेती के क्षेत्र में नए आयाम सामने आ रहे हैं और नई तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में शिवेंद्र जी हमें बताएंगे। शिवेंद्र जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज के विषय के बारे में हमने आपको बताया है कि कैसे संरक्षित खेती इस मौसम की जो हालत है, जो मौसम बदल रहा है और कई बार मौसम के मिजाज को समझना भी मुश्किल हो जाता है, किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। ऐसे में हमारे किसान कैसे इसको अपना सकते हैं, कौन कौन सी अलग अलग संरचनाएं हैं, किस तरीके से नई तकनीक इससे जुड़ रही है और सरकार कैसे इसमें मदद कर रही है। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी रिपोर्ट। मौसम की मार से फसलों को सुरक्षा देने के लिए किसान तेजी से संरक्षित खेती का सहारा ले रहे हैं। इस तकनीक में फसलों को पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर उगाया जाता है, जिसमें मौसमी सब्जियों के साथ साथ बेमौसम की सब्जियां, फल जैसी फसलें लगाई जाती हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में इस तकनीक का तेजी से चलन बढ़ा है। हालांकि विकसित देशों जैसे जापान, रूस, ब्रिटेन, चीन, हॉलैंड में संरक्षित कृषि करीब 2 सदी पुरानी है। वहीं इजराइल एक ऐसा देश है जहां किसानों ने फल, फूल और सब्जियों को कम पानी वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगाकर इस तकनीक का शानदार उदाहरण पेश किया। और अब हमारे देश के उन हिस्सों में संरक्षित खेती आम होती जा रही है जहां पानी की खासी समस्या रहती है। मुख्य रूप से राजस्थान का जयपुर मिनी इजराइल कहलाने लगा है। ये बदलते दौर की कृषि प्रणाली ही है कि किसान बाह्य कारकों जैसे बारिश, बढ़ता तापमान, कीटों का प्रकोप आदि से भी फसलों को सुरक्षा देने में सक्षम हो गए हैं। हालांकि संरक्षित खेती का कॉन्सेप्ट थोड़ा महंगा होता है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें इसके लिए अच्छा खासा अनुदान देती है। साथ ही एक बार फसल से आय हो जाने के बाद मुनाफे की राहें आसान हो जाती है। वहीं फसलों को मिलने वाला ये सुरक्षा कवच देश की हर तरह की जलवायु में भरपूर उत्पादन देने में कारगर है। इस तकनीक में पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं। ढांचे के ऊपर पारदर्शी पॉलिथीन लगाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रति प्रतिरोधी होती है, जिसमें तापमान को आंशिक रूप से नियंत्रित कर तैयार किया जाता है। सिंचाई की ऐसी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके। पॉली हाउस में एक वर्ष में 3 से 4 फसलें ले सकते हैं। संरक्षित खेती से मिलने वाली उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों व फलों का आकार लगभग एक समान होता है। इसी वजह से बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है, क्योंकि
ये समय की बाध्यता को खत्म कर देती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार ली जा सकती है, क्योंकि फसल में रोग व कीट लगभग नहीं लगते। लेकिन इसे सफल बनाने के लिए किसान प्रशिक्षण जरूर ले या समय समय पर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा बने, जिससे तकनीक को समझकर अपनाया जा सके और सुखद परिणाम लिए जा सके। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि सरकार की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही अगर इस खेती को अपनाना है तो प्रशिक्षण लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है ताकि हमारे किसान इसमें कामयाब हो सके और तकनीक का समावेश भी हमने इस रिपोर्ट में देखा। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मुर्तजा जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम मौसम देख रहे हैं और कहते हैं प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती, लेकिन एक ये भी सत्य है, एक फैक्ट है कि अगर हम बदलते प्रकृति के साथ, बदलते मौसम के साथ, चीज़ों के साथ अपने आप को ढाल लें, उसके लिए तैयार कर लें, तो हम इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड फार्मिंग कैसे इसका जवाब है? देखिए, संरक्षित खेती एक आधुनिक तकनीक है और जो आजकल ये जो बदलते जलवायु का हम देख रहे हैं, इसमें इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो संरक्षित खेती जो है ये आधुनिक तकनीक है जिसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं जैसे ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, शेड नेट है, नर्सरी है इत्यादि में किसान भाई और हमारे ग्रोअर्स जो हैं ये सालों भर खास करके उद्यानिक फसलें जिसमें तरह तरह की सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं और नर्सरी है, आजकल हर्ब्स के बहुत सारे पत्ते हैं, तो ये सब जो पौधे हैं इनका सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। बाहर का वातावरण कैसा भी रहता है, इस संरचनाओं के अंदर आप सालों भर फसल की अच्छी उत्पादन कर सकते हैं जी। इसका हम एक बहुत ही अच्छा उदाहरण किसान भाइयों को आज देना चाह रहे हैं। अभी मैं आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से आया हूं और देखिए ये अभी मई महीना का चल रहा है और आज का तापमान 41 से 42 डिग्री है। अभी हमारे यहाँ ग्रीन हाउस में कलर्ड कैप्सिकम हरे और पीला रंग के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये क्यों हो पाया? अब तक में मई महीना में ये फसल हमारी खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार जो हमारी मार्च और अप्रैल के महीना रहा है वो कुछ ठंडा सा रहा है, जिसके वजह से आज इतने गर्मी में भी, कल शाम भी अभी हम अपने ग्रीन हाउस में थे, आज सवेरे में भी थे, ग्रीन हाउस में जो शिमला मिर्च जैसी फसल की बहुत ही अच्छी उत्पादन हो रही है और ये फसल से किसान में बहुत अच्छी पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बदलते जलवायु में भी किस तरह से किसान भाई इस तरह की खेती कर करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और सर, जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ और सतत विकास की बात कर रहे हैं उसमें इस तरह की फार्मिंग का भी अपनी स्पेस, अपनी जगह है। देखिए, इस तरह के फार्मिंग को हम सस्टेनेबल क्यों कहते हैं? सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम इस तरह के जिस तरह की भी जलवायु हो इसमें हम सालों भर उसका उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस तरह की जो खेती में, खास करके आज जल एक बहुत ही मुख्य विषय है और इस तरह की खेती में चूंकि सारी संरचनाएं प्लास्टिक और नेट से ढकी होती है तो जो वाष्पीकरण होता है, एवापोट्रांसपिरेशन होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो काफ़ी कम पानी में हमारे किसान भाई सालों भर फसल का उत्पादन कर सकते हैं संरक्षित खेती के अंदर। और अगर ये संरक्षित खेती के नए आयाम जैसे हाइड्रोपोनिक है, एरोपोनिक है, सॉइललेस है, ये सब करते हैं तो हम लोगों ने पाया है कि बाहर की खेती की तुलना में 80 से 90% पानी तक बचत होती है। तो आप सोचिए कि ये खेती एक आजकल के युग में पानी के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि एफिशिएंट खेती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि और सरकार की तरफ से भी सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं और खेती में इसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ऐसे में अगर किसान ही इसको समझ ले तो बहुत सारी समस्याएं जो दूर हो जाएंगी। दया किशन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट से जुड़े हुए थे, आपने MBA की पढ़ाई की, कुछ साल आपने कॉर्पोरेट में काम भी किया और उसके बाद वहाँ से मोह भंग हो गया, अपने गांव आ गया और अपने खेती में अपना समय देना शुरू किया। आपका अनुभव कैसा रहा और इन 17 सालों में किस तरह से अपने खेती का स्वरूप बदलते हुए देखा? क्योंकि अब हम प्रोटेक्टेड फार्मिंग, संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं और 2 दशकों से हमने देखा है कि मौसम ने भी बहुत आग में चोली खेलनी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल,
अंजू जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आज किसान भाइयों के साथ मैं बातचीत कर पाऊँगा। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं कि मैं दिल्ली से ही हूं और आज से करीब 17-18 साल पहले कॉरपोरेट से स्विच करके मैंने एग्रीकल्चर में स्टेप अप किया था। तो वहाँ से शुरुआत मैंने की डेयरी फार्मिंग से। तो डेयरी फार्मिंग के साथ साथ जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद के लिए गोबर लेवल हो गया तो हमने फार्मिंग की तरफ भी प्रैक्टिसेस बेटर करने की सोची। तो IARI जो पूसा है वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग वगैरह दी गई। तो वहाँ पे हमें ग्रुप ऑफ फार्मर्स को जो हम इकट्ठा होके गए, वहाँ पे ट्रेनिंग हमें दी गई पॉली हाउस के लिए, नेट हाउस के लिए, टनल टाइप की जो है उसमें, और जो नर्सरी हम बनाते हैं, पौध वगैरह जो हम बनाते हैं स्पेशली, वो तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारी होती ही है। तो इन सब से जो एक्सपर्ट्स की मदद से जब हमने प्रैक्टिस की, खेती की, तो धीरे धीरे हमने देखा कि बहुत ही कम लागत में, बहुत ही खेती की कम जगह दिल्ली में, क्योंकि एक ये भी दिक्कत है कि खेती का साइज़ जो है बहुत कम हो गया है, तो कम जगह में हमें अपने परिवार का लालन पालन करना है और सारे खर्चे भी वहन करने हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें मदद मिली। कम क्षेत्र में, कम पानी में, कम रिसोर्सेज यूज़ करके हम ज़्यादा जो है पैदावार, अच्छी गुणवत्ता की पैदावार और एक सस्टेनेबल फार्मिंग हम कर पाए। और इसमें अहम भूमिका हमारी जो है निभाई पूसा ने। उसमें ये किया कि उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करने में मदद की, जैसे 3 स्टार होटल्स हैं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे क्वालिटी का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और पॉली हाउस की जो उत्पाद हैं वो कंज्यूम होते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म भी हमें मुहैया करवाए जहाँ पे उनकी हम आसानी से बिक्री कर सकते हैं। उन्होंने हमें गाइड किया कि आप लोग किसान मंडी के रूप में हमने शुरू किया था अपने फार्मिंग प्रोडक्ट्स को एक अलग से प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए, क्योंकि आम तौर पर आम मंडी में हमें अच्छी क्वालिटी के उत्पाद का जो है मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये सब सफल हो पाया पूसा की मदद से। बिल्कुल। तो देखिए कितने लाभ हैं। और जैसा दया जी बता रहे हैं कि ये तो कंपनियों में काम करते थे, MNC में थे, और उसके बाद उन्होंने खेती में रुख किया और आज वो इसको लेकर काफ़ी संतुष्ट हैं और इस क्षेत्र में कामयाब भी माने जाते हैं, सफल किसान हैं वो, और संरक्षित खेती से इन्हें काफ़ी लाभ हो रहा है। विकास जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, आप भी एक प्रगतिशील किसान हैं, युवा किसान हैं, और आपने भी लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद खेती से आप जुड़ गए। संरक्षित खेती में कौन कौन सी आप फसलें लेते हैं, और ख़ास तौर पर जहां आप राजस्थान से आते हैं जहां पर सिंचाई की समस्या रहती है, कई बार मौसम बहुत ही ज़्यादा यहाँ शुष्क हो जाता है, वहां पर पर्यावरण के अनुकूल खेती करना कितना बड़ा चैलेंज है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। जिसमें मैं राजस्थान ही नहीं, मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूँ, जिसको पूरा का पूरा डेजर्ट कहा जाता है, और वहाँ पर मैंने पॉली हाउस की स्थापना की। पॉली हाउस की स्थापना इसलिए की वो कम सीमित क्षेत्र में और कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। मैंने जब मेरे एरिया में पॉली हाउस लगाया सबसे पहला मैं ही था। आज 5 साल हो गए, हमारे एरिया में लगभग 10 से 15 पॉली हाउस की स्थापना हो गई है। पॉली हाउस के अंदर हम बेलदार फसल उगाते हैं जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैंने पहली फसल लगाई थी खीरे की, जिसमें मैंने 1 एकड़ में 50 टन का उत्पादन किया था। तो पॉली हाउस के अंदर हम कम से कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसमें पानी की मात्रा जो है बिल्कुल कम से कम चाहिए होती है। और उसके अलावा इसमें हम और भी, जैसे कि कलर कैप्सिकम जैसे सर ने बताया, उसका भी मैं एक एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। मैंने सिर्फ कलर कैप्सिकम उगाई थी, उसमें जैसे भी होता था, उसमें जब मैं मार्केट प्राइस देखता था कि ग्रीन कैप्सिकम की मुझे अच्छी मिल रही है, तो मैं उस कैप्सिकम को ग्रीन में ही बेच देता था। और जब ग्रीन कैप्सिकम की मार्केट वैल्यू अगर कम हो गई है तो मैं उसको रोक देता था, 1 महीना वेट करता था कलर होने के लिए, और वो कलर में मैं मुनाफा कमाता था। ऐसे करके पॉली हाउस, ये जो नॉन प्रोटेक्टेड फार्मिंग अगर होती जहाँ पर हम खुले खेत में करते हैं, हाँ, तभी ये इतना आपके पास नहीं मैडम, मैं पिछले पॉली हाउस से पहले 7-8 सालों से ओपन फार्मिंग कर रहा था। उसमें मैं देखता था कभी पानी की कमी हो गई, कभी बारिश की वजह से फसल खराब हो गई, कभी जब पौधे में फ्लावरिंग हो रही है तब कोई ऐसी हवा निकल जाती है जिससे वो सारे के सारे फ्लावर, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रकृति की मार उस फसल पे पड़ती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता था कि नुकसान झेलना पड़ता था। पॉली हाउस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो,
बाहर चाहे बारिश हो रही हो, हम हमारी फसल जैसा लेना चाहे वैसा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई, खासतौर पर आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर तेज़ हवाएं भी चलती हैं, हाँ। तापमान भी अचानक कई बार बढ़ जाता है, रातें ठंडी हो जाती हैं और सिंचाई की व्यवस्था भी बहुत किसानों को करना पड़ता है, सीमित रहती है। तो वहाँ पर प्रोटेक्टेड फार्मिंग जो संरक्षित खेती है किसी वरदान से कम नहीं है। शिवेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आप उद्यमी हैं और ख़ास तौर पर नई तरह की खेती और नई तकनीक की खेती आप कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप किस तरह की खेती कर रहे हैं और कैसे इस क्षेत्र में आने का आपका विचार बना? जी, हमने इसकी शुरुआत की थी दुबई में, जब मैं दुबई में था और हमने देखा कि दुबई के अंदर 90% से ज़्यादा फल और सब्जियां बाहर से आयात की जाती हैं। उस वक्त हमें इसका रियलाइजेशन हुआ कि ये हमें, अगर हम इसी चीज़ को संरक्षित खेती में करेंगे तो हमें ये आयात हम रोक सकते हैं और अच्छा हमें मुनाफा मिल सकता है। 2 साल के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2018 से अब तक हम करीब 12 राज्यों में अपने फार्म लगा चुके हैं। हम प्राइमरीली टेक्नोलॉजी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी को R&D करते हैं, उसको और बेहतर बनाते हैं और उस टेक्नोलॉजी को फिर आगे किसानों को और लोगों को पहुंचाते हैं। टाइम के साथ हमें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पहुंचाने से शायद काम नहीं बनेगा, इसीलिए हमने उस टेक्नोलॉजी को खुद भी यूज़ करना शुरू किया और हमने कई बड़े एकड़ में, मतलब अभी इंडिया के अंदर करीब 80 एकड़ के ग्रीन हाउस हैं हमारे, जिसके अंदर हम लोग 90 से ज़्यादा वैरायटी की क्रॉप उगाते हैं। ये क्रॉप जब हमने स्टार्ट की थी 2018 में, तब शायद संरक्षित खेती इतना ज़्यादा नहीं था या उसकी इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी मार्केट में। आज आप देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक बहुत ही कॉमन तकनीक बन चुके हैं और मार्केट में भी जब आप जाएंगे तो बहुत आम रूप पर ये अवेलेबल हैं, हर स्टोर में, रिटेल स्टोर में अवेलेबल होते हैं। तो हमने ये पाया कि थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बहुत इसकी क्योंकि ज़रूरत थी, इसीलिए उसकी एक्सेप्टेंस उसको मार्केट में मिली और कंपनी हमारी काफ़ी, मतलब 2018 से आज 5वां साल है हमारा और 5 साल में हमने करीब 100 गुना की ग्रोथ करी है जब से हमने स्टार्ट किया। 100 गुना ग्रोथ किया, वाह, वाकई में। तो जैसा कि आपने शिवेंद्र जी को भी सुना कि इन्होंने महसूस किया कि इस तरह की ज़रूरत है और इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है और आगे अब काफ़ी बढ़ चुके हैं वो, और जिसका उन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में भी उन्होंने पॉली हाउस स्थापित किए हैं और जो डिमांड आती है उसकी पूर्ति करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। मुर्तज़ा से ये एक बार मैं फिर से आपसे समझना चाहूँगी, जो संरक्षित खेती है उसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी किसानों से हमने अभी बात की, जितने हमारे साथ स्टूडियो में प्रोग्रेसिव फार्मर्स मौजूद हैं, सबने ये बताया कि मुनाफा इसमें बहुत ज़्यादा है। मुनाफा किस वजह से? क्या ये बेमौसम आप जो फसलें प्रोवाइड करते हैं उस वजह से है, या फिर इसकी किस्में अलग हो जाती हैं, या फिर इस पॉली हाउस में पैदा की गई फसलें जो खुले खेत में पैदा की फसलें उससे अलग होती हैं, बेहतर होती है, गुणवत्ता अच्छी होती है? वजह क्या है? जितनी बात आपने कही, इसमें जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है उसके कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि ग्रीन हाउस जैसे संरचना में, जो संरक्षित संरचना है, इसमें आप सालों भर फसल का उत्पादन कर सकते हैं और जितनी भी वैरायटीज़ है, चाहे वो टमाटर की हो, खीरे की हो, इसके अंदर की स्पेशल वैरायटी होती है और ये वैरायटी का गुण ऐसा होता है कि इस वैरायटी को हम सालों भर उत्पादन इसके अंदर कर सकते हैं और जब इसकी जो पैदावार है इसकी अगर तुलना करें तो बहुत ही फ़र्क हो जाता है। खुले खेत में अगर टमाटर हमारे किसान भाई लेते हैं 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर, इसको हम बहुत अच्छा पैदावार मानते हैं, हर जगह नहीं हो पाता है। ग्रीन हाउस में जो पैदावार है वो लगभग 200 टन प्रति हेक्टेयर से शुरुआत होती है और आज बहुत जगह पर किसान भाई हमारे 300 से 350 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कहाँ 50 टन और 350 टन पर हेक्टेयर, 7 गुना 8 गुना पैदावार है। एक तो पैदावार बहुत ज़्यादा फ़र्क है और हमारे किसान भाई जोधपुर के थे, उन्होंने बताया अभी कि उन्होंने 50 टन की पैदावार 1 एकड़ से किया और खीरे की, और ये भी खीरा होता है, ये बहुत ही पार्थेनोकार्पिक खीरा होता है जिसमें कि सीडलेस होता है, कोई बीज नहीं होता है, कोई इसमें छिलका नहीं होता है, तो इसकी बहुत अच्छी प्राइस मिलती है। तो फसल की गुणवत्ता, फसल की पैदावार, सालों भर फसल और बेमौसमी फसल, तो किसान अपने अनुसार सब कुछ काम कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ हैं जो कि संरक्षित खेती को करने से किसान भाइयों को ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो
कुछ समय लगता है, लेकिन उसके बाद किसान भाइयों को प्रॉफिट अच्छी होने लगती है। जी दया जी, मैं आपके अनुभव से समझना चाहूँगी कि जैसे हम आज के समय में ये भी कह रहे हैं कि किसान ठीक है फसलें पैदा कर रहे हैं, ये एक अपने आप में उनकी बहुत बड़ी हमारे लिए भूमिका है कि, और जो हमने देखा भी कि कोविड काल में भी जब सब कुछ ठप था तब भी हमारे थाली तक भोजन पहुँचता रहा, और इसके पीछे वजह है कि किसान लगातार काम करता रहा खेतों में। लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी उनके साथ आती है, क्योंकि प्रकृति के सबसे करीब रहते हैं, इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण के अनुकूल खेती, जब हम प्रोटेक्टेड फार्मिंग की बात करते हैं, संरक्षित खेती की बात करते हैं, इसमें पर्यावरण को किस तरह का लाभ है, या फिर क्या इसके उलट होता है? क्योंकि प्रोटेक्टेड होता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो चीज़ें नहीं की जा रही हैं वो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, तो एक्चुअल में सही में क्या है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अंजू जी। जहाँ तक पर्यावरण के साथ रहने की बात है, तो प्रोटेक्टेड फार्मिंग में हम कम पानी की लागत से खेती उत्पन्न करते हैं, हम कम कीटनाशक, खरपतवारनाशक का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी ज़मीन, हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी बेटर होती है, एनवायरनमेंट भी बेटर होता है, हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो एज ए कंक्लूजन बिल्कुल हम पर्यावरण के और ज़्यादा नज़दीक रह के कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में जो है हम अपनी खेती कर सकते हैं, और इससे लाभ कई गुना होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मुख्य तौर पर 3 चीज़ें होती हैं: बीज, उसका लालन पालन और एटमॉस्फेयर। तो बीज पॉली हाउस फार्मिंग में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, ज़्यादा पैदावार सक्षमता वाले बीज होते हैं जी। कम बीज भी लगता है ओपन फार्मिंग की मुकाबले में, और पानी, खरपतवारनाशक या ये सब तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है, जिससे लागत कम हो जाती है। एक तरफ से हमारी लागत कम हो रही है, हमारी पैदावार कई गुना बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा जो कि खीरे की अगर हम बात करें या टमाटर की नॉर्मली हम बात करें तो 40 के करीब हमारी पर एकड़ में, हेक्टेयर में हमारी उत्पादन क्षमता होती है, लेकिन उससे 4 गुना से 5 गुना आराम से हम जो है टमाटर या किसी भी खेती का उत्पादन हम ग्रीन हाउस में या कंट्रोल एटमॉस्फेयर में हम ले सकते हैं, कम लागत में 4 से 5 गुना उत्पादन, और उसकी गुणवत्ता बेहतर होने की वजह से मार्केट में उसका प्राइस जो मिलेगा, उसका जो मूल्य जो मिलता है वो भी अच्छा मिलता है। जी, तो देखिए कई सारी बातें हैं जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोटेक्टेड फार्मिंग, संरक्षित खेती से लाभ ज़्यादा है। वजह यही है कि एक तो आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, वातावरण में फसलें लेते हैं, प्रोटेक्टेड आवरण होता है पूरा जिसके अंदर खेती होती है, और क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है, मौसम अगर बदलता भी है, ज़्यादा बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, धूप बढ़ती, गर्मी बढ़ती, उसका प्रभाव उन फसलों तक नहीं पहुंच पाता है, और इसीलिए उनकी क्वालिटी और बेहतर होती है, और क्वालिटी बेहतर होने की वजह से उनके दाम भी अच्छे मिलते हैं। लागत इस तरह से कम होती है कि ना आपको ज़्यादा खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने हैं, ना कीटनाशक ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, उनकी भी जो मात्रा है वो घट जाती है, और इस वजह से भी फ़ायदा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा फ़ायदा होने के विकल्प सामने आते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये भी समझेंगे कि क्या इस तरह की खेती जो हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं, ये कुछ ही फसलों में कामयाब है? क्या सिर्फ ये जो हाईटेक या पढ़े लिखे किसान है जैसे कि हमारे स्टूडियो मौजूद है, क्या सिर्फ उन्हीं के लिए ये संभव है, या फिर हमारा वो किसान जो सुदूर इलाके में रहता है, तकनीक के इतने करीब नहीं है, क्या वो भी अपना सकता है? क्या इसमें लागत बहुत अधिक है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श, और आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और संरक्षित खेती। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे इन दिनों जो मौसम बदल रहा है, जब गर्मी होनी चाहिए तब बरसात हो रही है, ठंड बढ़ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, इससे हमारा किसान बहुत परेशान है, उसकी फसलें चौपट हो रही हैं। इसीलिए आज हम एक और विकल्प के बारे में आपको बता रहे हैं जिसका नाम है संरक्षित खेती, प्रोटेक्टेड फार्मिंग इसे हम कहते हैं। इससे कैसे हमारे किसान अपना सकते हैं, कई बिंदुओं पर हमने ब्रेक से पहले चर्चा की, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह की खेती कुछ ही फसलों तक सीमित है, क्या हर किसान इसे अपना सकता है,
ट्रेनिंग लेना कितना महत्वपूर्ण है। मुर्तज़ा जी, मैं आपसे ही समझना चाहूँगी सबसे पहले कि जो हमने बहुत सारी अच्छी बातें अभी के ब्रेक से पहले की, इससे कितना लाभ है और नई तकनीक वाली खेती है, आप पूरी तरीके से अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि क्या गेहूं धान जैसी फसलें हैं जो हम पारंपरिक फसल लेते हैं, क्या उसमें तो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे में किस तरीके का ये विकल्प है, क्या वाकई में किसानों को इससे फ़ायदा हो सकता है? जी, संरक्षित खेती में जो एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस तरह की खेती में कम जोत की आवश्यकता होती है। हमारे देश का जो मुख्य फसल है, जो हमारा फसल है, वो है धान, गेहूं, पल्सेस क्रॉप्स, दालें, ये सब दलहन है। तो हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शोध के अलावा जितने भी किसान से साथ काम करते हैं, अभी रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा में है उसके 5 गांव मेरे अंडर में है, तो वहाँ पर जितने भी किसान हैं, ये लोग वहाँ पर की मुख्य फसल वो धान गेहूँ है। तो हम लोग किसान को ये बताते हैं कि धान गेहूँ को छोड़ना नहीं है, धान गेहूँ आप करते रहिए, दलहन तेलहन ये सब करना है, वो भी ज़रूरी है हमारे के लिए, लेकिन उसके अलावा अपने खेत के एक भाग में आप छोटा सा एक संरक्षित संरचना बना सकते हैं। आप 50 वर्ग मीटर का एक छोटा टनल नुमा एक संरक्षित संरचना बनाइए, 5 मीटर बाय 10 मीटर का, और इसके बनाने में आपको कई मुश्किल से कई हज़ार रुपए में काम बन जाएगा। और हम लोग किसान को इस तरह की परीक्षण देते हैं कि किसान भाई इसको खुद भी बना सकते हैं। जीआई का पाइप चाहिए, कुछ प्लास्टिक चाहिए, नेट चाहिए, किसान भाई से बना सकते हैं। किसान इसके अंदर कुछ पौध उगाता है अपने लिए, अपने खेत के लिए, उसके अंदर कुछ सब्जी उगाते हैं, सबसे पहले अपने परिवार के लिए। तो उनको लगता है कि हाँ, इससे फायदा होता है, सालों भर हम कुछ ले सकते हैं, फिर ये बड़े ग्रीन हाउस को लेकर के इसमें काम कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की खेती की में एक बात यह है कि इसमें हम मुख्यतः जो अच्छा पाया जाता है वो है उद्यानिक फसलें हैं, चाहे वो फल है, फूल है। आजकल अभी शिवेंद्र ने बताया कि लगभग 90 तरह की फसलें का वो लोग उत्पादन कर रहे हैं। तो उद्यानिक फसलों का रेंज बहुत बड़ा हो गया है, तरह तरह के हर्ब्स आ गए हैं, और इसको करने से फायदा ये होता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए इसमें इसका अच्छा पैसा मिल रहा है किसान भाइयों को। तो किसान भाई बाकी खेती करते रहें और साथ साथ में इसकी शुरुआत थोड़ी सी करें। हर जगह पर इसकी आवश्यकता बिल्कुल अब महसूस हो रही है। यानी पारंपरिक जो फसलें हैं, जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, ये हमें बंद नहीं करनी है। जी। लेकिन जो कई बार होता है कि कई किसानों की फसलें पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती हैं, उन्हें उस वक्त नहीं समझ आता कि वो क्या करें। तो ये एक तरह से आपका इंश्योरेंस हम कहते हैं कि आपने एक ऐसी भी फसलें ली हुई है जो कि प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है, तो वो ऐसी विपरीत स्थिति में आपके लिए काम करेंगे, या फिर आपके वित्तीय एक तरह से जो ज़रूरत है उनकी पूर्ति होगी, या उस तरह का नुकसान नहीं होगा। शिवेंद्र जी, जैसे कि मुर्तज़ा जी ने कहा कि आपने 90 तरह की फसलों के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को भी बताएं कि ये कौन कौन सी फसलें हैं जो पॉली हाउस में ली जा सकती हैं। जी, एक तो जैसे डॉक्टर हसन ने बताया कि जो धान या चावल और ये कई अलग प्रकार की जो रेगुलर क्रॉप हैं वो हम इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें करेंगे तो कमर्शियली वो वायबल शायद नहीं रहेगा, यानी हमें उसका उतना मुनाफा नहीं मिलेगा। जो हम उगाते हैं वो ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं, यानी कि फल, सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां, फूल, ये हम ज़्यादा उगाते हैं। और लगभग आज के टाइम पे ज़्यादातर जो किसान हैं जो हाइड्रोपोनिक या तकनीकी खेती का इस्तेमाल करते हैं वो यही सब्जियां उगा रहे हैं, क्योंकि इनमें मुनाफा भी ज़्यादा है। जी। हम करीब 28 तरह की लीफी वेजिटेबल यानी पत्तेदार सब्जियां उगाते हैं, करीब 30 तरह के फूल उगाते हैं। इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने उगाई हैं, लेकिन अब हम उनको कमर्शियली नहीं उगाते हैं, क्योंकि हमें दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मुनाफा मिलता है। हमने कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ब्लूबेरी, जो कि पहले भारत में नहीं होती थी, पहले बाहर से ज़्यादा आती थी, उसको हमने यहाँ उगाया। गुड़गांव के अंदर, राजस्थान के अंदर हमने केसर की खेती भी की हुई है। लेकिन हमें पता चला खेती करके कि इसमें अभी उतना मुनाफा नहीं है जितना बाकी सब्जियों में है, और शायद अभी इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है मार्केट में। जी बिल्कुल। दयाकृष्ण जी, जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि यहाँ पर जितने हमारे साथ मेहमान हैं जो किसान भी हैं वो सब प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जिन्होंने आपने आईटी के क्षेत्र में काम किया है, और हमारे साथ जो विकास जी हैं जिन्होंने की लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई की है, मतलब पढ़े लिखे किसान हैं।
तो अभी जो हमें किसान देख रहे होंगे उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो हमारे लिए दूर की कौड़ी है, हम कैसे इस तरह की हाइड्रोपोनिक की हम बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड फार्मिंग जिसमें काफ़ी तकनीक का इस्तेमाल होता है, शायद इसमें काफ़ी पैसा भी लगता हो। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ये हर एक किसान कर सकता है, क्या ट्रेनिंग लेकर के संभव है, या फिर उस तरह का ज्ञान या फिर उस तरह की पढ़ाई भी होनी बहुत ज़रूरी है? जी, ये एक बहुत अहम सवाल है जो हर किसान के मन में आता है दूर से देख के कि ये पॉली हाउस है, इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स की ज़रूरत होती होगी, बड़े पढ़ाई की ज़रूरत होती होगी, लेकिन किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जितना हमें सीखना है, अगर हम जैसे खेती, धान, सरसों या अन्य फल या सब्जी की खेती हम अपने पिता या अपने एंसेस्टर से, बड़ों से सीख के करते आ रहे हैं, तो हमें इसमें सीखना तो है, लेकिन उसको सिखाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। और उसको सिखाने के लिए CSIR की कोई भी संस्था हमारे हर राज्य में ज़रूर होती है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो KVK उज्वा ऐसी संस्था है, और उससे भी डेप्थ अगर आपको ट्रेनिंग और नॉलेज लेनी है तो पूसा जो संस्थान है वो हमें भरपूर मात्रा में ऐसी ट्रेनिंग देती है। ऑन साइट पे भी, खेतों में भी जाके हमें ट्रेनिंग देती है, हर प्रकार से हमें मदद करती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आम किसान ना कर सकता हो। दूसरा, जो अभी आप बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें पूरा का पूरा किसी भी किसान की जो पैदावार है उसको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। हम उसको कभी भी सुझाव देते हैं तो 1/10 ऑफ देयर टोटल लैंड, उसको आप 1/10वें भाग को आप बदलिए एडवांस फार्मिंग में, जिसमें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर का है, जिसमें अच्छे पशु रखने का है ताकि उसकी खेती के लिए खाद भी उपयोग हो सके, या हम मत्स्य पालन भी एक बहुत छोटा सा उसमें कर सकते हैं। इस प्रकार की जो है पूसा ने एक पूरा मॉडल बनाया हुआ है कि अगर हम उस पर चल के थोड़ा सा ग्रुप अगर इकट्ठा होकर जाएगा तो उसको भी वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, इंडिविजुअल को भी वो परामर्श देते हैं, और वो हमारे खेतों में आके भी हमें ट्रेनिंग देते हैं, सुझाव देते हैं। कोई दिक्कत आती है तो उसको भी वो लोग दूर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या पढ़े लिखे ही इसको कर सकते हैं, बल्कि जो किसान खेती कर रहे हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो ज़मीन से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं जी जी। और अधिक पैदावार और अधिक लाभ का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक ये भी जो मन में भ्रांति रहती है या फिर आशंका रहती है कि ये हाईटेक तरह की खेती है, हर किसी के लिए संभव नहीं, हर किसी की बस की बात नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आपको बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है, 3-4 साल आप इस तरह की खेती से जुड़े हुए हैं, तो जो कॉस्ट होते हैं, इनिशियल कॉस्ट, वो कितने दिनों में आप एक ब्रेक इवन पर आ जाते हैं? मतलब जो आपकी लागत होती है वो कब से आपको लाभ देना शुरू हो जाती है? देखिए, जैसे कि ग्रीन हाउस है, शेडनेट हाउस है, इन पर सरकार का अनुदान उपलब्ध है। सरकार हमें 70% तक अनुदान देती है, तो फार्मर को सिर्फ 30% राशि ही देना होती है। तो वो 30% राशि, उस पर भी बैंक से हमें सरकार सस्ती दरों पर ब्याज पर हमें लोन दिलवा देती है। अगर हमारी लागत देखा जाए तो 20% पूरी लागत की 20% आती है, और हम एक फसल के प्रोडक्शन से ही सारी की सारी लागत ले सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरी हिस्सा राशि 13 लाख रुपए जमा करवाई थी पॉली हाउस के लिए, जो कि 30% थी। उस समय पॉली हाउस की लागत 37 लाख रुपए थी, और मैंने मेरी पहली क्रॉप से 12 लाख और 80 हज़ार रुपये का माल मैंने मंडी में बेचा था। तो अगर और दूसरी क्रॉप है, उसमें भी मैंने अच्छा मुनाफा कमाया था। तो आदमी 1 साल के अंदर 2 क्रॉप लगाकर उस पॉली हाउस की लागत ले सकता है। यानी बिल्कुल सरकार की तरफ जो अनुदान जो आप बता रहे हैं कि 70% तक है। मुर्तज़ा जी, ये जो अनुदान हम कह रहे हैं, तो क्या ये अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी राशि है? इसके बारे में थोड़ा बताएं कि जो सब्सिडी है किस तरीके से किसान ले सकते हैं और इसके मानक क्या हैं? देखिए, संरक्षित कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी सब्सिडी स्कीम लगी हुई है, और ये सब्सिडी पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला उद्यानिक अधिकारी होती हैं,
और जिला उद्यानिक अधिकारी के जरिए किसान भाई ग्रोअर वहां जा कर करके सब्सिडी का फॉर्म भर कर करके उसका ये ले सकते हैं। सब्सिडी कुछ इस तरह से है, 50% सब्सिडी केंद्र के द्वारा है और बाकी सब्सिडी राज्य के द्वारा होती है। तो ये राज्य वाली सब्सिडी अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया कि राजस्थान में शायद 20% तो 50 + 20 70 हो गया। कहीं कहीं पर बिहार में जैसे 50 + 40 90 है, कहीं कहीं पर सिर्फ 50 है। तो 70-90 की इस तरह से सब्सिडी लगभग किसान भाइयों को लगभग हर जगह पर है। तो ये अच्छी खासी मात्रा है। और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि 1 एकड़ के खेत में उन्होंने लगभग जो इसका मूल्य था लगा के, और वो पूरा 1 साल में ही लगभग उनका वो निकल गया उसका वो चीज़ें। तो सब्सिडी इतनी अच्छी है, किसान भाइयों को हर डिस्ट्रिक्ट में जिला उद्यानिक अधिकारी के पास जाना है और उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जानकारी आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल कृषि विज्ञान केंद्र भी है, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा तकनीकी जानकारी मिल जाएगी। और जो भी इससे सब्सिडी के संबंध में जानकारी आप जिला उद्यानिक अधिकारी को से संपर्क करेंगे तो वो आपसे कुछ आपका जो बेसिक कागजात है, चाहे आधार कार्ड है और भी कुछ चीज़ें लेकर के देखते हैं कि ज़मीन आपके नाम से है कि नहीं, और उसमें फिर किसान भाइयों को वो मिल जाती है। खेती की ज़मीन होनी चाहिए, उसी पर ही लगा सकते हैं जी, मुख्यतः खेती की ज़मीन होनी चाहिए। और इसलिए ये स्कीम पूरे देश में उपलब्ध है, हर जगह पर उपलब्ध है। तो किसान भाई इस स्कीम को ज़रूर जानें और वो कोशिश करें। ऐसे हमारे और भी किसान भाई ने कहा है कि जोत का 10वां भाग कोशिश करें। ये बहुत अच्छा एक ये है कि थोड़ा सा जोत में लेकर करके इसको लगाएं। और जो हमारा संरक्षित कृषि का जो कॉमर्शियल जो व्यावसायिक मॉडल है, वो जो जिसमें सरकार खास करके सब्सिडी देती है, वो लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का है, 2000 वर्ग मीटर इसका है, 4000 वर्ग मीटर का। ये सब स्टैंडर्ड मॉडल है संरक्षित खेती का क्षेत्रफल। तो 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर हमारे खेत किसान भाई, आज हमारे देश का जो एवरेज जोत है वो लगभग 1.25 हेक्टेयर के आसपास है। तो उसमें 1000 वर्ग मीटर किसान भाई आराम से निकाल सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर में किसान भाई अगर नेट हाउस, शेड नेट या अगर प्रॉपर ग्रीन हाउस लगा लें तो उसमें उनको बहुत कम सब्सिडी में उनका काम हो जाएगा और वो उनके लिए बहुत ही लाभकर भी होगा। बिल्कुल। तो देखिए कितने सारे फायदे हैं, और केंद्र सरकार की तरफ से भी अनुदान है, राज्य सरकारों की तरफ से भी है। और ऐसे में बस कोशिश ये है कि थोड़ा कदम आगे बढ़ाएं, जो एक हिचकिचाहट है उसे दूर करें। और डीडी किसान के माध्यम से तो आपको नई तकनीक के बारे में जानकारी मिल ही जाती है। शिवेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कितना कम से कम कितना छोटा मॉडल, ये बिजनेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, एक तरीके से हम बिजनेस मॉडल की तरह इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि नहीं है, तो क्या कमर्शियली ये उतना वाइबल है कि आप 1.5 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर की ज़मीन से शुरुआत करें, या फिर कम से कम कितना छोटा पॉली हाउस या ऐसी संरचना लें जिससे आपको लाभ हो सकता है? देखिए, जो हमने देखा पिछले कई सालों में कि 1000 स्क्वायर मीटर कम से कम जगह में किसान को ये स्टार्ट करना चाहिए। उससे कम में भी कर सकते हैं, 500 स्क्वायर मीटर से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन 1000 स्क्वायर मीटर एक ऐसा साइज़ है कि जिसमें अच्छा मुनाफा निकल के आता है और थोड़ी इतनी फसल आती है कि उसको फिर आप आराम से ट्रांसपोर्टेशन में या भेजने में आपको उसका खर्चा निकल जाए। और उसके ऊपर अगर आप 1 एकड़ तक जाते हैं तो मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर आप आधा एकड़ करेंगे या 1 एकड़ करेंगे, 2 एकड़ के बाद हमने देखा है कि फिर वो उस हिसाब से उतनी स्पीड से या उतने रेशो में नहीं बढ़ता है, फिर वो एक जगह जाकर मुनाफा स्टैग्नेंट हो जाता है। जी जी। विकास जी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या ये इस तरह की खेती जो है, क्योंकि आप तो राजस्थान से और ऐसे क्षेत्र से हैं जो डेवलप्ड एरिया है, काफ़ी विकास है वहाँ पर, तो क्या इस तरह की खेती उन्हीं क्षेत्रों में ही कामयाब है जहाँ पर बड़े शहर हैं आसपास, या उस विसिनिटी में है जहाँ पर आप बड़े शहरों तक पहुँच सकते हैं? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। पॉली हाउस या संरक्षित खेती, हमें जैसे कि मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करता हूँ, वहाँ पर हमारे जैसे दोहरा धरती है, तो हम वहाँ पर भी पॉली हाउस की स्थापना करके प्रोडक्शन ले रहे हैं। मैं तो राजस्थान में हूँ, मैं जैसलमेर जो बिल्कुल ही पूरा का पूरा डेजर्ट है, उस एरिया में भी लोग पॉली हाउस की स्थापना कर चुके हैं और उस पर प्रोडक्शन ले सके। ऐसा नहीं है कि शहर के पास या जहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा हो वहीं पर लगा सकते हैं जी। हमारे यहाँ पर आज ग्राउंड वाटर लेवल 800 फीट है, वहाँ पर भी हम पॉली हाउस की फार्मिंग कर रहे हैं। तो पॉली हाउस फार्मिंग के लिए शहर के आसपास या नज़दीक होना आवश्यक नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो हम ये भी समझेंगे कि इसका भविष्य क्या है, जो हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम ज़्यादातर बागवानी फसलें जो हैं जिसमें फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आगे इसमें कितना स्कोप है, इसे किस हद तक हम आगे ले जा सकते हैं, किस नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस सतत विकास की बात कर रहे हैं उसमें इसकी भूमिका और आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझने में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और संरक्षित खेती की। अब पहुंच गए अपने अंतिम सेगमेंट में, यानी हमारा अंतिम पड़ाव है जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक अंजाम तक पहुंचे। बातचीत तो हमने की, लेकिन फ्यूचर क्या, भविष्य क्या होने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। मुर्तजा जी, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा कि अभी तो हम इसके काफ़ी फ़ायदे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर आज का हमारा विषय भी यही है कि जो हम मौसम बदल रहा है और किसानों को कई बार मौसम का मिजाज नहीं समझ पाते हैं, या फिर कहीं किसी की भी समझ के परे है, तो ऐसे में संरक्षित खेती एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन इसमें हर एक चीज़ का एक सैचुरेशन होता है। इसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं, इसका भविष्य क्या है, और इस क्षेत्र में और किस तरह की संभावना है, क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, संरक्षित खेती आने वाले दिनों में हमारे देश की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, खास करके खेती के लिए। और हम लोग ये पा रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से इस तरह की खेती से हमारे नए युवक, हमारे तरह तरह के हमारे ग्रेजुएट्स, चाहे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हों, लॉ ग्रेजुएट्स हों, डिफेंस के पर्सनल्स हों, तरह तरह के प्रोफेशनल्स हैं, किसान भाई तो हैं ही, सभी इससे जुट रहे हैं। क्योंकि इस तरह की खेती में एक क्या है, एक आधुनिकपन है इसमें। जी जी। और इसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल बनाकर प्रचारित किया जा रहा है। तरह से कर सकते हैं। जी। तो हमारे पास अभी हर तरह के लोग आते हैं हमारे पास, जो कि इसको करना चाहते हैं। इस तरह की तकनीक में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। विकास किस तरह से हो रहा है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है आजकल के, जिसमें कि आजकल के नए युवक आना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो टेक्नोलॉजी IT कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल्स है, नई टेक्नोलॉजी जितने भी है, तरह तरह के इसमें कॉमर्शियल मॉडल्स है, इन सभी का समावेश संरक्षित खेती में हो रहा है। जी जी। आज के डेट में जितनी भी आधुनिक तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, IoT है, सेंसर्स है, अभी हम लोग सभी इस चीज पर काम कर रहे हैं AI है। ये इन सभी चीजों का समावेश आजकल संरक्षित खेती में, संरक्षित खेती बहुत तेजी से विकसित हो रही है। तरह तरह के ऐप बन रहे हैं, बहुत सारे हमारे स्टार्टअप इसको ऐप बना रहे हैं। उस ऐप से आप अपने संरक्षित खेती को पूरे कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी बहुत तेजी से इसके ऊपर, और आजकल बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इसकी पढ़ाई हो रही है आजकल, तो और लोग करना चाहते हैं इसमें। तो इस समय के साथ ये बदल रहा है, इसका रूप बदल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है। जी जी। और इसके जो नए आयाम हैं, जैसे शिवेंद्र ने बताया, वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, स्टार्टअप हैं, वो हमसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हमारे साथ जुटे हुए हैं। और आपको तजुब होगा, हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम इंडिया और जर्मनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो शिवेंद्र हमारे साथ उसमें क्या है सर, क्या कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में मुख्यतः हम जो संरक्षित खेती के नए आयाम हैं, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, इस पर काम कर रहे हैं। और इसमें हम जर्मनी के 2 इंस्टीट्यूट का मदद ले रहे हैं, जो कि हमें सेंसर और IoT मदद कर रहे हैं जी। तो इस तरह के जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसमें हम भारत से एक इंडस्ट्री पार्टनर को रखे हैं, और शिवेंद्र हमारे हैं। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जैसे किस तरह से हमारा देश G20 कर रहा है, तो G20 के जितने भी डेलीगेट्स हैं वो आ रहे हैं, और उनके जितने भी नए तकनीक हैं वो हमारे तकनीक को सीख रहे हैं। तो आजकल एक वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है जी जी। कि हर टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंचे इस तरह से। तो आने वाले समयों में इसका जितना भी आधुनिक रूप है, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग है, और सॉइललेस फार्मिंग है, इससे सभी की जड़ संरक्षित संरचना मतलब है। ये तो अभी कह सकते हैं शिशु काल है अभी जी, इसका, जी, भाई जी। बहुत बहुत आगे जाना है इस क्षेत्र में। दया जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं को, हमारे वो, क्योंकि देखिए इसमें एक, जब हम प्रोटेक्टेड फार्मिंग, पॉली हाउस खेती, ऑर्गेनिक खेती और बागवानी फसलों की बात करते हैं, तो एक ग्लैमर फैक्टर भी आ जाता है, माने चाहे ना माने, जिससे युवा भी काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। तो ये किस तरह का क्षेत्र है युवाओं के लिए? ये बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने हमें मार्गदर्शन किया। और अगर आप किसी भी दशक में देखेंगे तो बदलाव हमेशा हाइलाइट्स होते रहते हैं। एग्रीकल्चर में अगर हम इस दशक में देखें तो हमारी डिमांड है कि क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। देयर मस्ट बी कंट्रोल, जो हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम फार्मिंग करते हैं वो उसमें हमें अचीव हो गया है।
सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म काइंड ऑफ थिंग उसमें होना चाहिए। IoT और प्रिसाइज फार्मिंग में तो वो बहुत ही ज़्यादा हद लेवल पे बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसा सब कुछ एक वायबल मॉडल के तहत हो रहा है। जी जी। आप ज़मीन पे उतरकर ये देख सकते हैं कि आप कंट्रोल एटमॉस्फेयर करके जो फार्मिंग कर रहे हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। जो नए हमारे उद्यमी हैं या जो नवयुवक हैं जो पढ़ाई करके आगे आ रहे हैं, इंजीनियरिंग करके, बायोटेक करके आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेगमेंट से, या जिसका और भी इंटरेस्ट है वो इसको सीख सकते हैं। और ये क्वाइट एक फिजिबल प्रोजेक्ट है जो ग्राउंड पे फिजिबल हो चुका है और आप किसी भी स्टेट में इसको जाके देख सकते हैं और एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हम इससे खड़ा कर भी सकते हैं। आने वाले टाइम में हमारे पास कृषि के लिए सीमित भूमि रहेगी, इसलिए हमें संरक्षित खेती की ओर ही जाना पड़ेगा। संरक्षित खेती के साथ साथ हम सारी जो आवश्यक फसलें हैं, इन सब और सब्जियां हैं, फल है, इनकी हम पूर्ति कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि पॉली हाउस होता है, उससे वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह ये भी कर सकते हैं। जो हमारे भूमि का जल है उसको वापस रिचार्ज कर सकते हैं। इसलिए हमें पॉली हाउस फार्मिंग करनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती के भविष्य की। हमारे साथ शिवेंद्र जी हैं जो कि इस तरह की नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे देश में उन्होंने इस फार्मिंग को बढ़ाया है, आगे लेकर जा रहे हैं। शिवेंद्र जी, अंत में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या उन्हें कहना चाहेंगे, किसानों को, जो छोटे किसान देख रहे हैं, युवा किसान देख रहे हैं, इसमें किस तरह का भविष्य है? जी देखिए, युवाओं का मैं स्पेशली बोलूँगा कि हमने देखा है विद टाइम कि जो युवा है आज का वो पुरानी खेती में शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं है या उतना करना नहीं चाहता है। जो अगली जनरेशन है किसान की वो शायद अब किसान नहीं बनना चाहती है। उनको भी अब क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं तो उनको भी कुछ टेक्नोलॉजी पसंद है। हमने देखा है कि जब भी हमारे यहाँ जो युवा किसान आते हैं या फिर जो ग्रेजुएट्स आते हैं एग्रीकल्चर के, वो IoT में और ये जो कंप्यूटर से चलने वाले डिवाइसेस हैं और खेती के अंदर जो हम इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं और इसकी वजह से उनको बढ़ावा मिलता है कि वो इस तरह की खेती करें। जी। और हमने देखा है कि कुछ सालों में, मतलब पिछले 2015 से अगर हम आज देखें तो हर साल, और रिपोर्ट्स के हिसाब से भी हर साल इंडिया के अंदर 23 से 26% की वृद्धि हो रही है संरक्षित खेती के अंदर, जो कि शायद विकसित देशों में ज़्यादा है। विकसित देशों में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी संरक्षित खेती पर है, बट इंडिया के अंदर भी अभी और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है और इसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल, तो क्योंकि तकनीक इससे जुड़ जाती है और तकनीक जब आती है तो युवाओं का अपने आप रुझान बढ़ जाता है और उसे ये खेती की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल की तरह देखना चाहते हैं। मुर्तज़ा जी, अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ये समय जब हम देख रहे हैं कि काफ़ी किसान परेशान है और मकसद भी यही है कि किसानों को थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ा वो समझे कि यहीं से दुनिया नहीं ख़त्म होती है और भी कई तरह के विकल्प है, इस समय उन्हें क्या करना चाहिए? जैसा कि हम लोगों ने बताया कि किसान भाई संरक्षित खेती का छोटा सा मॉडल ज़रूर लगाएं और जो ये समय है, अभी जो मई का महीना आ जाता है, तो इस समय जो मई और जून का महीना होता है, इस समय संरक्षित खेती में तैयारी होती है और तैयारी में कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें जितने भी संरचना है उसके आसपास खरपतवार को हटा दीजिए। हम अपने ग्रीन हाउस की छत को कोशिश करते हैं अगर वो खुल जाए तो खोल करके, और इसके अंदर सोलर की जितनी भी सूरज की रोशनी है उसको अच्छे से लें, जिसको हम सोलराइजेशन कहते हैं, और अपने खेत को अच्छे तरीके से जोत करके उसमें हम प्लास्टिक की मोटी लेयर बिछा देते हैं। तो इससे ये होता है कि ज़मीन के जितने भी खरपतवार है, सॉयल बोर्न डिजीज़ है, वो अधिक तापमान से मर जाता है। तो अभी जो मई और जून का महीना है, इसमें किसान भाई को आने वाले समय में संरक्षित खेती के जो उसके लिए तैयारी करनी है जी। तैयारी ध्यान रखना है कि सबसे पहले संरचना में ध्यान दें, कहीं भी कोई चीज़ कुछ फटा ना हो। कोई भी चीज़ अगर पॉलीथीन फटी हो तो उसको सिला लें, उसमें थोड़ा सा पैचअप लगा लें। जितने भी आपके जो डोर्स हैं उसको आप देख लें कि वो अच्छे से बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। नेट है इसकी सफाई करा लें।
पॉली हाउस के आसपास और पॉली हाउस के अंदर कहीं भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान अगले 1 महीने में और सोलराइजेशन प्रोसेस करना है। मतलब ये सही समय अगर वो पॉली हाउस की शुरुआत करने के लिए जी, चाहे इसलिए इससे ये होगा किसान भाई अगर इससे ये करेंगे तो जून के महीने में वो अपनी नर्सरी लगा देंगे और जुलाई के महीने के बाद से, जबकि बाहर में बहुत ज्यादा बारिश होती रहेगी और आप कुछ नहीं ले सकते हैं, आप जुलाई के मंथ से अगस्त से महीने से संरक्षित संरचनाओं के अंदर एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो जो ये क्लाइमेट चेंज है जो कि रियलिटी हो गई है आजकल, इस जलवायु परिवर्तन में जो हम देख रहे हैं किसान भाई किस तरह से तेजी से हो रहा है, इसमें संरक्षित खेती एक बहुत ही अच्छी भविष्य को लेकर के आता है जी। और देखिए विश्व स्तर पर इस पर विचार विमर्श हो रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उसको लेकर किसान कैसे अपने आप को तैयार करें। और भारत इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर खेती होती है और इस क्षेत्र में हम लगातार बेहतर भी करते जा रहे हैं। इसीलिए पूरे विश्व स्तर पर हमारे ऊपर निगाहें भी हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को बदलते मिजाज के हिसाब से हमारे किसान ढाल पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की और इतने महत्वपूर्ण इनपुट्स आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का विचार विमर्श जिसमें हमने बात की पर्यावरण और संरक्षित खेती के बारे में। किसानों का ये अपना एक स्वभाव होता है कि चुनौतियां भले ही सामने आए वो झुकता नहीं है और उन चुनौतियों को पार करते हुए वो सफलता को हासिल करता है और ये उनके मिजाज में भी शामिल होता है। इसीलिए इस बिगड़े हुए मौसम के मिजाज से भी हारना नहीं है और संरक्षित खेती को अपनाकर जीत हासिल करनी है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर किसी विषय को आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें तो भी आप जरूर हमें बताएं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है vicharvimarsh08@gmail.com। आपके ईमेल्स, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे जरूर हमारे किसान लाभ लेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।